नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन में कहा, ट्रेडर्स भी अपनाएं स्वदेशी की भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। 3 नई ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। नई दिल्ली में आज शाम वर्ल्ड फूड इंडिया में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े लगभग 26,000 लाभार्थियों को दी जाएगी ऋण आधारित सहायता। देश में पहली बार हुआ ट्रेन आधारित लॉन्चर सिस्टम से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई। और बांग्लादेश को 41 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में बनाए 75 रन। रविवार को होगा खिताबी मुकाबला। और सभी खबरें विस्तार के साथ। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इस साल के उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो उत्तर प्रदेश के उत्पादों, क्षमताओं, नवाचार, अनुसंधान और विकास को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि बदलती हुई दुनिया में आत्मनिर्भरता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक सेक्टर ने देश में समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। देश ने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो सभी के लिए हैं और सभी की प्रगति के लिए हैं। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी। उन्होंने कहा कि ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है। कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है
कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में 2500 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जो विनिर्माण प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, कृषि, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, स्टार्टअप, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बुनियादी ढांचा, जीआई उत्पादों और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे विविध श्रेणियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्टॉल्स का अवलोकन किया और इन क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों से जानकारी भी ली। खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूपी के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जाएंगे और बांसवाड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की 1,22,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से विकास को नई गति मिलेगी। पीएम माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस पर 42,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बांसवाड़ा में ये जो माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें हम 700 मेगावाट के 4 इकाई लगा रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी 700 मेगावाट की जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है, ये हमारा अपना टेक्नोलॉजी है। इट इज़ 100% इंडियन टेक्नोलॉजी। और जब कोई भी क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जितने भी लोग आते हैं या जो भी फैसिलिटीज़ डेवलप होता है, ये सारे इस क्षेत्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। पीएम राजस्थान में हरित ऊर्जा, विद्युत आपूर्ति, सड़क इंफ्रा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और पीने के पानी की आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार देंगे। साथ ही पीएम राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए पीएम कुसुम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 28 सितंबर तक किया जाएगा। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य के क्षेत्र में स्थायित्व, पौष्टिक और जैविक खाद्य के उत्पादन में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण PMFME योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2,510 करोड़ रुपए से अधिक की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण आधारित सहायता प्रदान करेंगे। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गगन चूमते भारत की।
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है और इसरो रोज नया इतिहास लिख रहा है। सरकार के व्यापक सुधारों, निजी क्षेत्र के इनोवेशन और वैश्विक साझेदारियों ने भारत को एक नई पहचान दी है। पिछले एक दशक में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। एक समय जो देश सीमित संसाधनों के साथ काम करता था, वह आज वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की यह यात्रा सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व की कहानी है। इसकी शुरुआत साल 2014 में तब शुरू हुई जब इसरो ने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान को सफलतापूर्वक न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि कम लागत के साथ इसे पूरा कर अपनी दक्षता का भी प्रमाण दिया। 2023 में चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, जिससे भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। इसी वर्ष इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया और अपनी महत्वाकांक्षा का बेजोड़ प्रमाण दुनिया के समक्ष रखा। जनवरी 2025 में स्पेडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में उपग्रहों को डॉक करने की क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। भारत का महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अपने अंतिम चरण में है। 2027 में भारत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसी कड़ी में एक्सियम 4 मिशन के मिशन पायलट के रूप में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। गगनयान मिशन में उनके अनुभव बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं। बीते सालों में इसरो ने सिर्फ वैज्ञानिक मिशन ही नहीं चलाए, बल्कि वाणिज्यिक सफलताएं भी हासिल की हैं। इसरो ने 2014 से 2025 के बीच 34 से अधिक देशों के 400 से ज्यादा विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, जिससे भारत को करीब 3,400 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। 433 satellites of 34 foreign countries and 132 satellites of India is launched. Out of that, 93% satellites were launched during last 10 years, and that is a significant growth of India. सरकार की नई अंतरिक्ष नीति ने निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आज अंतरिक्ष क्षेत्र में 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में अंतरिक्ष विभाग को 13,416 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। 2024-25 के बजट में शुरू हुआ 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड भी इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रहा है। सरकार की उदार नीतियां जैसे उपग्रह संचालन में 100% FDI, कर प्रोत्साहन और PLI योजना ने इस प्रगति को और तेजी दी है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर, अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब GST जो घट गया है, तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वृंदावन में हैं, जहां उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और देशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में नमन किया और विधि पूर्वक देहरी पूजन भी किया। बालक आरव कृष्ण गोस्वामी ने राष्ट्रपति को भजन भी सुनाया। श्री बांके बिहारी मंदिर के अलावा राष्ट्रपति निधि वन भी पहुंची, जो वृंदावन का प्राचीन सिद्ध स्थल है। यहां पहुंचकर राष्ट्रपति ने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की साधना स्थली को भी नमन किया। कहा जाता है कि इन्हीं की संगीत साधना से प्रसन्न होकर श्री बांके बिहारी जी महाराज और राधा रानी ने खुद प्रकट होकर यहां दर्शन दिए थे। बाद में वो यहां मूर्ति रूप में विराजमान हो गए। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां अखंड दिए से ज्योत भी जलाई। रुक करते अगली खबर का। लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लेह के डिप्टी कमिश्नर रोमिल सिंह डोंक ने बताया कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने और BNSS 2023 के तहत प्रतिबंध आदेश का पालन करने की अपील की है। The present situation in Leh is tense but under control. The legal action as per the relevant acts is being taken by the police and law will firmly deal with the situation. Right now, order under section 163 of BNSS 2023 is promulgated. I urge and appeal to my citizens of Leh and Ladakh to not let carried away by emotions and restrain for the sake of peace and tranquility and in the region. Law must prevail despite everything. LHDC कारगिल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी परिषद सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुन ने कहा कि LHDC कारगिल लद्दाख के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। उन्होंने जनता से कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपनी बातों को शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से पेश करने का आग्रह किया। साथ ही डॉक्टर अखुन ने भारत सरकार को आश्वस्त किया कि LHDC कारगिल हमेशा मुद्दों को संवाद के माध्यम से हल करने में विश्वास रखता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि हाई पावर कमेटी की आगामी बैठक में लद्दाख के लंबित मुद्दों जैसे स्टेटहुड और छठी अनुसूची को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही उन्होंने लद्दाख के उपराज्यपाल से भी बल के इस्तेमाल में संयम बरतने और लोगों की लोकतांत्रिक आवाज को शांतिपूर्ण ढंग से सुनने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि शांतिपूर्ण संवाद और रचनात्मक वार्ता ही लद्दाख के मुद्दों के न्याय संगत समाधान का रास्ता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित दहगाम के बहियाल गांव में दो गुटों के बीच सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा भड़क गई। गांव में गरबा का आयोजन था। इसी दौरान उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जब बीच बचाव कराने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो हिंसक भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने 8 से ज्यादा वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक दुकान में तोड़फोड़ कर आग के हवाले भी कर दिया गया। इसके साथ ही भीड़ ने पुलिस के भी 2 वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए। इस मामले में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल पूरे गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। दहगाम पुलिस स्टेशन के विस्तार में भैयल गांव में 2 ग्रुप्स के बीच में एक पत्थरबाजी का बनाव बना था, जिसका मेन कारण एक सोशल मीडिया पोस्ट था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, पुलिस तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्थान पे पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू करने में आ गया है। अभी तक टोटल 60 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी की तपास अभी जारी है। राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में मंत्रालय के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही आम जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन शास्त्री भवन के मुख्य द्वार पर स्वच्छता ही सेवा अभियान श्रमदान 1 दिन 1 घंटा 1 साथ के अंतर्गत किया गया।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक खास इनिशिएट लिया गया है जिसमें एक दिन 1 घंटा एक साथ हर व्यक्ति यहां पर आपको मौजूद नजर आएगा। तस्वीरें दिखा देते हैं स्वच्छता उत्सव को लेकर के। ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का पूरा कार्यक्रम है। विधि विभाग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और आज स्वच्छता को लेकर पूरे देश को संदेश दिया जा रहा है। राजीव मनी जी सेक्रेटरी हैं लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डॉक्टर राजीव मनी हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे देश के लिए और हमारे प्रगति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पखवाड़ा है जो स्वच्छता कैंपेन हमारा चला है 5.0। इसमें हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। हम लोग अपने जो कार्यस्थल के आसपास के स्थलों का सफाई वो तो हम कर ही रहे हैं और रूटीन में भी करते हैं, पर चूंकि एक विशेष ये अवसर होता है जिसमें कि हम अपने कार्यालय से निकलकर बाहर भी जो आम जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर जो कूड़ा रहता है या गंदगी रहता है उसको साफ़ करने के लिए एक पहल करते हैं। हमने पिछले साल भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण पहल में गाज़ीपुर में काफ़ी लंबा 1 घंटे का कार्यक्रम करके बहुत सारा कूड़ा उठाया और इसी क्रम को आज जारी रखते हुए हम शास्त्री भवन जहाँ पे हमारा कार्यालय है उसके बाहर जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड है इसमें जो पब्लिक प्लेस में जो कूड़ा पड़ा है उसको हटाने के लिए हम और हमारे पूरी टीम जो पूरे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और पूरे मनोयोग से आज यहाँ पर लगे हुए हैं। और हमारा उद्देश्य है कि इस कैंपेन को सफल बनाया जाए और जनता में एक संदेश जाए कि सरकारी अधिकारी भी खाली फाइलों में नहीं बाहर सड़क पर भी काम कर सकते हैं। लास्ट 4 ईयर्स सब स्वच्छता कैंपेन चल रहा है, ये 5वां साल है। वो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, आज मैंडेट है 17 से 2 तारीख तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन है, ये मैंडेट है। उसका बाद अक्टूबर 2 से अक्टूबर लास्ट तक चलेगा इसका स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 5 चलेगा। तो ये मैंडेट से हम हर दिन प्रोग्राम कर रहे हैं। ये स्वच्छता सरकार का ये मैंडेट वजह से हमने खुद ही महसूस कर रहे हैं दे हमारा डिपार्टमेंट में कितना साफ सुथरा हुआ है। यहाँ तैयारी पूरी है और इसी तरीके से किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको स्वर्णिम काल में लेकर जाने के लिए पूरा डिपार्टमेंट तैयार है और इसी के तहत आज एक दिन 1 घंटा एक साथ तमाम जो चेहरे हैं वो स्वच्छता अभियान की तहत अपने श्रमदान को देते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन देवजीत के साथ अंकित मिश्रा, दूरदर्शन, दिल्ली। आज विश्व समुद्री दिवस के अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर शेयर अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि हमारे महासागर समृद्धि और अपार संभावनाओं का स्रोत हैं और नाविक भारत के विकास में अथक योगदान दे रहे हैं। साथ ही इन्हीं के प्रयासों से स्थायी नीली अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो रही है। समुद्री पर्यावरण के महत्व, महासागरों और समुद्री जीवन पर उद्योगों के पड़ने वालों प्रभावों के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए हर साल वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आज महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के दौरे पर हैं। आठवले ने धाराशिव में भारी बारिश के कहर से प्रभावित हुए किसानों से मुलाकात की। बीते दिनों यहां हुई मूसलाधार बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से बात कर उनके नुकसान के बारे में जानकारी हासिल की। एशिया कप में बांग्लादेश पर भारत की शानदार जीत से टीम इंडिया के प्रशंसक बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत की जीत के बाद प्रशंसकों से बात की दुबई में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। आप सुनिए इसे और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। अभिषेक शर्मा की जो पारी रही वो शानदार रही और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला। सर, जब शुरू हुआ मैच जिस तरह से टॉस के बाद से अभिषेक शर्मा ने जो किया, कैसा रहा इस मैच? बढ़िया एकदम, एंड वी वांट मोर, और ज्यादा चलना चाहिए। अभी फाइनल और दूसरा मैच है उसमें भी। He is the replacement for Rohit Sharma. I mean, he has the same aggression on as an opener. तो बढ़िया रहा, and he's a good opener and he is a natural game. बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। भले हमें पता था कि बांग्लादेश के साथ मैच 1 साइडेड होगा क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन बहुत अच्छा खेले and we are really waiting for the finals now. 1 sided था, there was no competition frankly speaking right from the beginning. जैसे ही सेकंड इनिंग चालू हुई पहले 5 ओवर में मालूम पड़ गया था कि इंडिया जीत रही है। 2 विकेट तो 5 ओवर में चले गए थे। The only thing we hope and pray is that Abhishek Sharma should play in the finals also the same way he played today. मैच बहुत जबरदस्त रहा, बहुत मस्त रहा। मैं इस दिन का बहुत वेट कर रहा था क्योंकि श्रीलंका के से हार जीतने के बाद ये लोग अपने आप से बाहर हो गए थे और बस स्टेडियम के बाहर इतना चिल्ला रहे थे कि बस पूछो मत ना कि क्या होगा क्या नहीं। आवाज बंद हो गई।
आवाज बंद होगी। अब इनके एक भी नजर नहीं आ रहा, आवाज तो बंद छोड़ो, एक भी नजर नहीं आ रहा। मैं तो वेट कर रहा हूँ कोई दिखे लेकिन एक भी नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल जिस तरह से देखिए ये फैंस की जो खुशी इनके चेहरे पे साफ दिख रही है, और जिस तरह से मैच शुरू हुआ था तो बांग्लादेश के फैंस बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मजोशी में थे, लेकिन स्टेडियम के अंदर कुछ और हुआ और अब उनको नजर में नहीं आ रहा है। ऐसा ये करें, इंडिया दिख रहा है और इंडिया फाइनल में भी इसी तरह चमके, इनको इसी तरह से उम्मीद है। कैमरा एसपी दुबे के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दुबई।